नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम भारतीय जलवायु के बारे में परिचर्चा कर रहे थे। हमने ये देखा कि भारतीय जलवायु पे मानसून का एक स्पेशल प्रभाव है और संपूर्ण जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। तो मानसून के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बनता है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है ऋतु। और मानसूनी पवनें जो हैं वो ऋतु के अनुसार बदलती रहती हैं। जो भारतीय ऋतुएं हैं 4, उनमें से जब हम स्पेशली ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में 6 महीने ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु के 6 महीने ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। डॉक्टर रामा शास्त्री ने कहा था कि मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत क्षेत्र में चलने वाली मौसमी हवाएं हैं, जिनकी दिशा का मौसम में परिवर्तन के साथ ही उत्क्रमण हो जाता है। हम मानसून की उत्पत्ति से रिलेटेड जो विचारधाराएं हैं उनमें से चिर सम्मत जो विचारधारा है, क्लासिकल थ्योरी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये 1554 में अरब के प्रसिद्ध विद्वान थे सिद्दी अली। उन्होंने मानसून पवनों के उत्क्रमण का सबसे पहले उल्लेख किया था। और एडमंड हेले ने 1656 में बताया था कि मानसून पवनों में उत्क्रमण जो है वो जलीय और स्थलीय प्रदेशों के तापमान में अंतर होने के कारण होता है। ऋतु के अनुसार होता है ये परिवर्तन। और ऋतुओं के अनुसार मानसून 2 प्रकार का होता है। पहले हम चर्चा करते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून की, और उसके बाद हम देखेंगे शीतकालीन मानसून। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, हम सभी जानते हैं, और जिसकी वजह से उत्तरी पश्चिमी जो भारत है और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनका तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में वायुदाब बढ़ जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जहाँ अधिक वायुदाब होता है उससे हवाएं चलती हैं निम्न वायुदाब की तरफ, और फलस्वरूप जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती हैं और समुद्र से अपने साथ ये नमी लेके आती हैं और खूब वर्षा करती हैं। इसीलिए भारत में ग्रीष्म काल में अधिकांश वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून की अपन बात करें तो शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे जो उत्तर पश्चिमी भारत है और निकटवर्ती क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है और वायुदाब अधिक हो जाता है। मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो कर्क रेखा पे के आसपास का जो एरिया है वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है, तापमान कम हो जाता है, क्योंकि अभी शीतकाल में यहाँ पे जो सूर्य की रेखाएं हैं वो तिरछी पड़ती हैं। अब इस ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में वायुदाब कम हो जाएगा, जिससे हवाएं जो हैं वो अधिक वायुदाब वाले स्थलीय भाग से कम वायुदाब वाले समुद्री भाग की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। और ये पवनें बहुत ही कम वर्षा कर पाती हैं। स्थल भूभाग से चलती हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम होती है। तो ये थी मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो चिरसम्मत विचारधारा है। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधारा भी है, जिसमें 2 वर्गों में हम बांट के अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है वायु राशि विचारधारा और दूसरी जेट प्रवाह विचारधारा, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं भारत की ऋतुओं के बारे में। जैसा हमने चर्चा की कि मानसून जो है वो ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार मानसूनी पवनों की दिशा चेंज होती है। तो भारतीय ऋतुओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने भारत की वार्षिक जलवायु की अवस्थाओं के आधार पर वर्षा को 4 ऋतुओं में बांटा है। तो जो ऋतुएं हैं भारत में वो 4 हैं: विंटर, समर, मानसून और ऑटम रीजन, जिसे हम शरद ऋतु भी बोलते हैं। तो जो शीत ऋतु दिसंबर से मार्च तक रहती है, और उसके बाद में समर आता है जिसे हम प्री मानसून सीजन भी कह सकते हैं। ये अप्रैल से जून तक रहता है। इस समय जो भारत में है वो उत्तरी पूर्वी मानसून का समय रहता है। मानसूनी हवाओं की जो दिशा है वो उत्तरी पूर्वी रहती है। और इसके बाद मानसून
आता है, रेनी सीजन आता है जो कि जुलाई से सितंबर तक है, और ऑटम सीजन है जो अक्टूबर से नवंबर तक है। तो ये जुलाई से नवंबर तक का जो सीजन है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं का समय है। तो इस तरीके से मोटा मोटी हम दो कैटेगरी में इसको बांट के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून का समय और सेकंड है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय। अब हम देखते हैं शीत ऋतु में क्या स्थिति रहती है भारत में, तापमान की, वायुदाब पवनों की, वर्षा की, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इंडिया की स्थिति है जनवरी महीने में शीतकाल में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ जनवरी में तापमान की। तो इस चित्र में उत्तरी भारत का जो तापमान है वो विशेष रूप से नीचे रहता है। आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये जो समताप रेखा है वो 10 डिग्री सेल्सियस वाले स्थानों को मिला रही है। उसके बाद में जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण भारत की तरफ, वैसे वैसे ये तापमान बढ़ जाता है। ये दक्षिण भारत में तापमान जो है वो ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि जो समुद्री समजलवायु है उसका यहाँ पे प्रभाव रहता है। क्षेत्रीय रूप से ये कुछ आंतरिक क्षेत्र है जहाँ पे तापमान थोड़ा कम रहता है। उत्तरी भारत के जो अधिकांश भाग हैं उनमें औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम ही पाया जाता है, और कई क्षेत्रों में तो रात्रि का जो तापमान है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है। न्यूज़पेपर में आ भी रहा है कि माउंट आबू का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री तक भी वर्तमान में ही जाके आ चुका है। तो ये स्थिति दिसंबर जनवरी में और ज़्यादा बढ़ जाती है। जनवरी और फरवरी के महीने साल के सभी महीनों से ठंडे होते हैं, और उत्तरी विशाल मैदान के अगर मध्यमान तापमान की बात करें तो ये 12.5 डिग्री से 17.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। भारत के जो प्रायद्वीपीय प्रदेश हैं उनमें कोई स्पष्ट अलग से परिभाषित हम नहीं कर सकते शीत ऋतु को। इस समय दक्षिण भारत में मध्यमान तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, और सुदूर दक्षिणी भागों में तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है। जनवरी माह का तापमान तिरुवनंतपुरम में 31 डिग्री सेल्सियस भी नोट किया गया है। तो तटीय भाग जो हैं उनमें ऋतु परिवर्तन का कोई विशेष महत्व इसमें नहीं है। तो ये है तापमान की स्थिति। हम सब जानते हैं कि तापमान पे ही आधारित होता है किसी भी भूभाग का वायुदाब, और वायुदाब पे आधारित होती है वहाँ की पवनें। तो हम चर्चा कर लेते हैं वायुदाब की। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में इस एरिया में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। तापमान कम है, वायुदाब उच्च हो जाएगा, और दक्षिण भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपेक्षाकृत यहाँ पे कम वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि उत्तरी पश्चिमी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लग जाती हैं। इस भूभाग में उच्च वायुदाब है तो यहाँ से हवाएं चलेंगी दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ, और वायुदाब प्रवणता कम होती है क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये हवाएं जो हैं वो मंद गति से चलती हैं, तेज हवाएं नहीं चलती। और पवनों की जो दिशा है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में पश्चिमी, और उत्तरी पश्चिम बंगाल में उत्तरी, और बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में उत्तर पूर्वी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा की। सर्दियों में तो शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इस कारण वर्षा नहीं हो पाती, और ये पवनें पश्चिम बंगाल को पार करने के बाद बंगाल की खाड़ी में यहाँ से ये हवाएं हल्की फुल्की नमी प्राप्त करती हैं, और पश्चिमी घाट से टकरा करके दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा करती हैं। तो ये स्थिति है शीतकाल में। अब हम बात करेंगे ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्मकाल जो होता है वो उच्च तापमान और कम आर्द्रता इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं हैं, और इसे हम उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। जून में सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में ये डिवाइड करती है। ये जो उत्तरी भारत है इसमें तापमान काफी अधिक इस समय पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में आप ये समताप रेखा देख रहे हैं, 30 डिग्री
सेल्सियस की। तो सर्वाधिक तापमान इसी एरिया में रहता है। ये उत्तरी भारत है, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब अपन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ मेजर चेंजेज नहीं आते हैं। ये जो एरिया है एक्सेप्शनल रूप से अधिक गर्म होता है। बाकी यहाँ पे ये जो कुछ आंतरिक एरिया हैं ये भी ज़्यादा गर्म है, और जो तटीय इलाके हैं वो वर्ष भर लगभग समस्थिति में ही बने रहते हैं। तो दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जितना कि उत्तरी भारत में है। जैसे जैसे हम सागर से अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, जिसे हम समुद्र का समकालीन प्रभाव भी कह सकते हैं। वायुदाब और पवनें लगभग संपूर्ण देश में तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे वायुदाब कम रहता है, और उत्तर पश्चिमी भारत में तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वायुदाब भी बहुत कम हो जाता है। और ये जो उत्तरी पश्चिमी भारत है इसमें ये जो अत्यधिक निम्न वायुदाब का जो एरिया बनता है यही इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आकर्षित भी करता है। जो शीतकालीन मानसूनी हवाएं चल रही थी उनकी दिशा बदल जाती है ग्रीष्मकाल में, और बहुत ही शुष्क और उष्ण हवाएं चलने लग जाती हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। और कभी कभी इन हवाओं को आर्द्र हवाएं अगर मिल जाती हैं साथ में तो भीषण आंधी और तूफान आते हैं। वर्षा उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु लगभग शुष्क ही होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत वर्षा यहाँ पे मिल जाती है। धूल भरी आंधी और गरज के साथ में छुटपुट बारिश हो जाती है। इसके बाद हम रेनी सीजन की बात करते हैं। तो रेनी सीजन में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ में शुरू होता है लगभग मध्य जून में या जून लास्ट में, और मध्य सितंबर तक ये समाप्त हो जाता है। तापमान की अगर अपन बात करें रेनी सीजन में तो मानसून की वर्षा होने के साथ ही तापमान में कमी आने लग जाती है, और दक्षिण भारत में जून का तापमान मई की अपेक्षा 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अगस्त में तापमान और नीचे गिर जाता है। इन दिनों यदि लंबी अवधि तक बारिश ना हो तो तापमान फिर से बढ़ने लग जाता है। वायुदाब और हवाएं, इस ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है, जिससे हवाएं बिल्कुल दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, और दक्षिण भारत में तापमान कम होने के कारण वायुदाब ज्यादा रहता है। और वायुदाब की इस व्यवस्था के कारण पवनों की दिशा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो जाती है। वर्षा, भारत की जो 75% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा ही होती है और रेनी सीजन में ही होती है। तो भारत के जो तटीय भाग में उनसे मानसून का प्रस्फोट जो है वो जून के फर्स्ट वीक तक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जून फर्स्ट है इसमें। तो भारत में हम जो रेनी सीजन है उसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।